सभी को नमस्कार। मेरा नाम निवेदिता नारायण है और मैं प्रदान के साथ कार्यरत हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट हूँ। मुझे आज यहाँ आकर खुशी हो रही है और मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए एक सिस्टम दृष्टिकोण पर अपने विचार साझा करूंगी। हम इस पूरी इकाई में व्यवहार परिवर्तन संचार का अध्ययन करेंगे और ध्यान रहे कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो 3 स्तरों पर व्यक्तिगत, पारस्परिक और समुदाय में या सामाजिक स्तर पर उपयुक्त और आवश्यक परिवर्तन को ट्रिगर, सक्रिय और उत्तेजित करती है। व्यवहार परिवर्तन संचार के 2 व्यापक दृष्टिकोणों पर पहले से ही 2 वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। पहला वीडियो डॉक्टर पद्मजा का है, जिसमें वो संदेश प्रेषण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन विधियों और नवाचारों के बारे में बात करती हैं, और दूसरा वीडियो डॉक्टर रेंगा लक्ष्मी का है, जिसमें वो प्रसार के लिए सहभागी दृष्टिकोण के बारे में बात करती हैं, और वे दृष्टिकोण व्यक्तियों के साथ साथ लोगों के बड़े समूहों के साथ भी संबंधित है। इस वीडियो से हम सिस्टम दृष्टिकोण से व्यवहार परिवर्तन संचार को देखेंगे। अब मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि आवश्यकता और संदर्भ के अपने आकलन के आधार पर आप इन सभी दृष्टिकोणों का उपयोग कर सकते हैं। वे परस्पर अनन्य नहीं हैं। आइए व्यवहार परिवर्तन की समझ में बदलाव को देखें, क्योंकि पिछले 1 दशक में इसका विस्तार हुआ है। ये एक अधिक पारंपरिक या परंपरागत पद्धति से स्थानांतरित हो गया है, जहां एक प्रेषक से एक प्राप्तकर्ता को संदेश भेजे जाते हैं। ये एक तरफा प्रक्रिया है और ये धारणा कि केवल सही जानकारी, हालांकि ये महत्वपूर्ण है, व्यवहार में बदलाव की ओर ले जाती है, सही नहीं है। हम अनुसंधान और पूर्व सिद्धांतों से इस संदर्भ से परिचित हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत व्यवहार को संबोधित करना भी पर्याप्त नहीं हो सकता है, ना ही सही जानकारी को और ना ही व्यक्तिगत व्यवहार को संबोधित करना। आइए एक अधिक सहभागी दृष्टिकोण के बारे में सोचें, जिससे आप भी अवगत हुए हैं, जहां संवाद की 2 तरफा प्रक्रिया होती है। ये संवाद प्रक्रिया एक सूचना प्रदाता एवं प्राप्तकर्ता के बीच हो सकती है, अथवा विभिन्न सूचना प्रदाता एवं प्राप्तकर्ताओं के बीच हो सकता है। हालांकि केवल सूचना और प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि, हालांकि ये महत्वपूर्ण है, व्यवहार को नहीं बदल सकते हैं। व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को संबोधित करने की आवश्यकता है। यदि आप इस स्लाइड में दिए चित्र पर गौर करें, तो आप देखेंगे कि व्यवहार में कई घटक हैं। इसमें अंतर्निहित ज्ञान है। व्यवहार आपके ज्ञान, दृष्टिकोण, आत्मछवि और एक विशेष तरीके से व्यवहार करने में आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले जोखिमों, विभिन्न मानदंडों पर निर्भर करता है। प्रिय शिक्षार्थियों, हमने अपनी इकाई 2 में इस पर चर्चा की है और समूहों पर हमारे वीडियो में हमने पहले ही मानदंडों के बारे में, आत्म प्रभावकारिता या आपके प्राधिकार पर बहुत बात की है। वॉइस, जिसके बारे में हमने इकाई 2 में आपकी भावनात्मक स्थिति और सामाजिक प्रभावों पर और उन मुद्दों या व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा की थी, जिसके बारे में आप बात या एडवोकेसी करना चाहते हैं। हमें संचार के माध्यम से व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को संबोधित करने की आवश्यकता है। एक सहभागी दृष्टिकोण आवश्यक रूप से इन सभी का ध्यान नहीं रखता है, लेकिन यदि ऐसा होता भी है, तो ये आवश्यक रूप से प्रभाव, सूचना और बाधाओं के कई स्रोतों के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिसका अर्थ है कि संवाद में प्रत्येक व्यक्ति, प्रेषक और प्राप्तकर्ता प्रभाव और सूचना का स्रोत भी है और उनका प्राप्तकर्ता भी है। तो स्लाइड में दिए ये एरो एक तरह से प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच 2 तरफा नहीं है, न केवल सूचना और प्रतिक्रिया के संदर्भ में, बल्कि विभिन्न अन्य घटकों के संदर्भ में भी। तो आइए व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए एक सिस्टम दृष्टिकोण पर नजर डालें। इस दृष्टिकोण में संचार को बहुआयामी माना जाता है। ये कई स्रोतों और प्राप्तकर्ताओं के बीच होता है, जिसमें प्रत्येक कर्ता अपने साथ संपर्क में मौजूद सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए स्रोत और प्राप्तकर्ता होता है। व्यक्तिगत व्यवहार, यदि आप चित्र में देखें तो व्यक्तिगत व्यवहार बड़ी प्रणाली में बाधाओं को दूर किए बिना नहीं बदल सकता है। ये बाधाएं सामाजिक हो सकती हैं, ये संस्थागत वातावरण में भी हो सकती हैं। सामाजिक परिवेश में परिवार, लोगों की स्थानीय मित्रता, सामाजिक परिवेश को प्रभावित करने वाले शामिल होंगे। हमारे सतत खाद्य प्रणालियों के संदर्भ में संस्थागत वातावरण में बाजार शामिल हो सकते हैं। इसमें सरकारी कार्यक्रम और पर्यावरणीय कारक शामिल हैं।
बेशक इसमें प्राकृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण भी शामिल हैं। ये सभी बाधाएं व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं और उनका चरित्र निर्माण, जैसा कि हम जानते हैं, तब ही सामने आता है। ये सभी भाग और उनके अंतर संबंध एक संपूर्ण का निर्माण करते हैं, जो एक प्रणाली है। ये नेटवर्क और घटकों का एक बहुत ही जटिल सेट है और एक सिस्टम को आमतौर पर किसी भी प्रकार की इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो भागों से बना होता है। ये भाग और उनके अंतर संबंध या अंतःक्रियाएं फिर एक संपूर्ण का निर्माण करते हैं। हम कभी नहीं जान सकते कि संपूर्ण क्या है, लेकिन संपूर्ण एक प्रणाली है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मैं धूम्रपान का उदाहरण ले रही हूँ और मैं पहले ही कह देना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से दूसरे लोगों के व्यवहार को बदलना आसान नहीं है, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल है अपने व्यवहार को बदलना। बाहरी वातावरण मायने रखता है, फिर भी ये सर्वविदित है कि व्यवहार में ये परिवर्तन आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। इसलिए व्यक्ति स्वयं के चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सिगरेट पीने के संबंध में दी जाने वाली जानकारी पर गौर करें। और ये हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप इस जानकारी को सिगरेट के पैकेट पर देखते हैं। जब आप फिल्म थिएटर में जाते हैं तो आप धूम्रपान के बारे में प्रभाव दिखाने वाले विज्ञापन देखते हैं। डॉक्टर हमें इसके बारे में बताते हैं। आप शहरों से गुजरते हुए इसे होर्डिंग्स में देखते हैं। आप जिन स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ बातचीत करते हैं, आपको उनसे इसके संबंध में संदेश प्राप्त होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए कितना बुरा है। फिर भी धूम्रपान करने वालों तथा निकट और प्रियजनों को एक ही संदेश प्राप्त हो सकते हैं और वे अलग-अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसा कहने से मेरा क्या तात्पर्य है? धूम्रपान करने वाले दूसरों को बताए बिना गुप्त रूप से धूम्रपान करना जारी रख सकते हैं। बच्चे और उनके परिवार के सदस्य धूम्रपान करने वालों पर इसके लिए भावनात्मक और अन्य दबाव बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में दिए विज्ञापन में देख सकते हैं। सरकारी नियम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, कानून हो सकते हैं। अनौपचारिक मानदंड सामने आ सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि निष्क्रिय धूम्रपान दूसरों के लिए बुरा है, इसलिए सामाजिक दबाव डाला जाता है। यदि आप सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करते हैं, तो राहगीर आप पर भड़क सकते हैं। वे आपको नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी कई लोग धूम्रपान करना जारी रखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? एक सिस्टम परिप्रेक्ष्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे लक्ष्यों की उपलब्धि में क्या चीज मदद करती है और क्या चीज बाधा डालती है। ये हमें सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम में विभिन्न अभिकर्ताओं के लिए अपने संचार को जारी रखने में मदद करता है। इसलिए इस वीडियो के 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहले उन अवधारणाओं का पता लगाना है जो व्यवहार और उसके परिवर्तन और विविध दृष्टिकोणों पर आधारित है। दूसरा ये पता लगाना है कि व्यवहार परिवर्तन संचार के संबंध में सिस्टम सोच क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा इस बारे में है कि सिस्टम सोच क्या है और इसके घटक क्या हैं। और आखिरी, क्या हम व्यवहार परिवर्तन संचार को देख सकते हैं क्योंकि ये एक सिस्टम परिप्रेक्ष्य के अनुकूल है। आइए अंतर्निहित सिस्टम सोच, व्यवहार की अवधारणाओं और दृष्टिकोणों पर एक नजर डालें। प्रिय शिक्षार्थियों, मैं यहाँ व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करूंगी। पहले कंडीशनिंग और सुदृढ़ीकरण व्यवहार परिवर्तन का मुख्य फोकस थे। पावलोव ने, आपने उनके बारे में सुना होगा, उन्हें पिछली शताब्दी की शुरुआत में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कंडीशनिंग का प्रदर्शन किया था जहां वास्तव में उन्होंने एक कुत्ता लिया था और उस पर एक प्रयोग किया था जहां घंटी बजने के बाद ही कुत्ते को भोजन प्रदान किया जाता था। घंटी बजते ही कुत्ता लार टपकाने लगा। कुत्ता लार टपकाता और फिर वो खाता था। बहुत जल्द उन्होंने खाना हटा दिया और बस घंटी बजाई और फिर भी कुत्ता लगातार लार टपकाता रहा। जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में रूसी पाठ देखते हैं, जिसमें ये सुझाव दिया गया है कि एक सकारात्मक उत्तेजना की प्रणाली के माध्यम से व्यवहार को बनाया और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि अप्रिय उत्तेजना की प्रणाली के माध्यम से इसे कैसे बनाया और मजबूत किया जा सकता है, लेकिन बात ये थी कि लार टपकाना व्यवहार था। स्किनर भी ये बताते हैं कि व्यवहार के बाद जो आता है वो हमें ये बताने में सबसे महत्वपूर्ण है कि किस व्यवहार का प्रदर्शन किया जा रहा है, और आप उनके कबूतर प्रयोग के बारे में पढ़ सकते हैं। तो व्यवहार से पहले क्या आता है?
दृष्टिकोण और उन सभी के बारे में हमने जो पहला आंकड़ा देखा, उसे पिछली शताब्दी की शुरुआत की सोच में विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं देखा गया था। इस प्रकार सजा और सकारात्मक पुरस्कारों को हटाने से अवांछित व्यवहार में कमी आती है और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या पुरस्कार सकारात्मक या वांछित व्यवहार की वृद्धि की ओर ले जाते हैं। ये निश्चित रूप से काम करता है, लेकिन ये कुछ शर्तों के तहत काम करता है। पिछली शताब्दी के मध्य में कर्ट लेविन, जिसके बारे में मैंने आपसे समूह व्यवहार और सामुदायिक जुटाव पर मेरे वीडियो में इकाई 2 में बात की थी, ने फील्ड्स थ्योरी के बारे में बात की। वे व्यक्ति के एक कार्य, आंतरिक स्वभाव, उनके इतिहास, व्यक्तित्व, वास्तविकता की धारणा, उनकी प्रेरणा के रूप में और व्यवहार के बारे में बात करते हैं। वे पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, जिसमें लोगों का भौतिक और सामाजिक परिवेश शामिल है। मैंने आपको पहले धूम्रपान का उदाहरण दिया है और मुझे यकीन है कि यदि आप उस उदाहरण के बारे में ध्यान से सोचते हैं, तो आप उसे इससे जोड़ सकते हैं। लेकिन कर्ट लेविन का बहुत दिलचस्प बिंदु, जिसे मैं उजागर करना चाहती हूँ, वो ये है कि व्यवहार किसी व्यक्ति के जीवन विस्तार की समग्रता से प्राप्त होता है। अगर हम स्लाइड में दाईं ओर दी तस्वीर पर नजर डालें, तो आप झारखंड के संथाल लोगों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि संथाल लोगों की एक विशेष संस्कृति है, उनकी एक विश्व दृष्टि है। उन्हें पता है कि अच्छा व्यवहार क्या होता है। इस तस्वीर में वे आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं। वे कुछ खास कपड़े पहनते हैं। उनके गाने, नाचने, सोचने का एक निश्चित तरीका है, ताकि संपूर्ण सह अस्तित्व वाली अन्योन्याश्रित शक्तियां व्यक्ति के जीवन विस्तार का निर्माण करें। इकाई 2 में मैंने आपको दिखाया है कि ये ताकतें क्या हैं और कैसे काम करती हैं। निरोधक और मददगार ताकतें जो काम कर सकती हैं और आप इन्हें पुनः देख सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन के लिए व्यक्ति की धारणाओं को आकार देने की आवश्यकता होगी। समूह केंद्रीय है, समूह की संस्कृति केंद्रीय है, जैसा कि हमने दूसरी इकाई में चर्चा की है। एक तीसरा दृष्टिकोण जो पिछली शताब्दी के अंत में सामने आया और जो आजकल भी उपयोग किया जाता है, वो सामाजिक शिक्षा सिद्धांत है, जहां ये सीखने के सुदृढ़ीकरण और दंड की कंडीशनिंग के परिणाम के रूप में देखता है और इन सभी सिद्धांतों को ये बताने के लिए एक साथ लाता है कि व्यवहार पर्यावरणीय कारकों और व्यक्तिगत कारकों का अन्योन्याश्रित है। ये लगातार एक दूसरे से परस्पर बातचीत करते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और अधिकांश व्यवहार अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग के माध्यम से सीखा जाता है। प्रिय शिक्षार्थियों, इसे याद रखना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप मेरे द्वारा आगे दिए जाने वाले उदाहरण पर गौर करें। आइए सीखने पर केंद्रीय रूप से चर्चा करें। क्योंकि हम संथाल का उदाहरण ले रहे हैं, इन नन्हे संथाल बच्चों को देखिए जो धनुष बाण चलाना सीख रहे हैं। ये युवा लड़के वास्तव में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सिर्फ ओलंपिक के लिए एक खेल नहीं है। तो फिर सीखना क्या है? आइए इसे समझते हैं। सीखने को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये किसी के अनुभव या अभ्यास के परिणाम के रूप में होता है, अर्थात एक व्यक्ति के बारे में ये तब कहा जाता है कि उसने कुछ सीखा है जब वो समय के साथ लगातार एक नया व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब युवा लड़के सीख रहे होते हैं और वे जंगल में छोटे जानवरों को तीर मारकर प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, तब कहा जाता है कि सीखना पूर्ण हुआ था। सीखने के ज्ञान में परिवर्तन शामिल है। इसमें दृष्टिकोण, व्यवहार या अभ्यास, तीनों में परिवर्तन शामिल है। इसलिए वे सीखते हैं कि कैसे निशाना लगाना है, वे सीखते हैं कि कैसे जंगल में जाने पर डरना नहीं है। वे ये भी सीखते हैं कि ध्यान केंद्रित करना और विचलित ना होना कितना महत्वपूर्ण है और तीर कैसे चलाना है, ये भी सीखते हैं। आमतौर पर सीखने में कुछ प्रकार के अभ्यास या अनुभव शामिल होते हैं जो समय के साथ मजबूत होते हैं। इसका मतलब है कि जितना अधिक वे सफल होंगे, उतना ही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और जितनी कम सफलता मिलेगी, उतना ही वे निराश होंगे या कुछ लोग उसे आगे चुनौती दे सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सीखना एक अनुमानित प्रक्रिया है, जबकि व्यवहार परिवर्तन में सबसे मुख्य बात व्यवहार में परिवर्तन लाना ही है। लेकिन एक जरूरी बात जो मैं चाहूंगी कि आप याद रखें, वो ये है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए की जाने वाली पूरी प्रक्रिया को मोटे तौर पर सीखना कहा जा सकता है। तो फिर हम इसे एक सिस्टम दृष्टिकोण पर क्यों देख रहे हैं, जब हम देख सकते हैं कि व्यक्तियों को सीखने की जरूरत है।
पारंपरिक सोच ने हमें किसी समस्या के अलग-अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन स्थिति जटिल है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। हमने कन्फ्यूशियस की एक कहावत के बारे में सुना है कि एक आदमी को एक मछली दो, उसे एक दिन के लिए खिलाओ। एक आदमी को मछली पकड़ना सिखाएं और उसे जीवन भर खिलाएं। बेशक ये केवल पुरुष के संबंध में नहीं है, ये एक महिला भी हो सकती है, ये एक बच्चा भी हो सकता है। लेकिन आइए उन कारणों पर गौर करें कि इस तरह की कहावत अब काम क्यों नहीं करती। आप एक आदमी को मछली पकड़ना सिखा सकते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण नदी में मछलियों का भंडार घट सकता है, पानी प्रदूषित हो सकता है, अपस्ट्रीम प्रांत में शहरी विस्तार हो सकता है, जिससे मछली नहीं बचेंगी। एक अमीर जमींदार तटों का स्वामित्व या नियंत्रण ले सकता है। वे मछुआरों को नदी का उपयोग करने से रोक सकते हैं। शक्तिशाली व्यवसायी लोग मछली पकड़ना शुरू कर सकते हैं, अवैध जाल का उपयोग कर सकते हैं। तो एक छड़ी से मछली पकड़ने का क्या उपयोग है? बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें विस्तृत फलक सोच की जरूरत है। हम केवल एक आदमी और एक मछली के बारे में नहीं सोच सकते। इस सोच को ही सामान्य रूप से सिस्टम थिंकिंग कहा जाता है। मैं आपको इससे परिचित कराना चाहती हूँ। हम बहुत अधिक विस्तार में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम दृष्टिकोण को देखने के महत्व को समझ सकते हैं। एक सिस्टम दृष्टिकोण का क्या महत्व है? मैं चाहती हूं कि आप दाईं ओर द चर्चमैन, जो इस तरह के दृष्टिकोण के सबसे प्रमुख विचारकों में से एक हैं, की कहावत पर गौर करें, जिसके अनुसार सिस्टम दृष्टिकोण तब शुरू होता है जब आप पहली बार विश्व को दूसरे की आंखों से देखते हैं। इन दो युवा संथाल लड़कों को देखिए। वे फल खा रहे हैं जो उन्होंने जंगल से इकट्ठा किए हैं। अब हम सोच सकते हैं कि उन्हें फल की आवश्यकता नहीं है। हम सोचते हैं कि वे कुपोषित हैं, जो कि वे हैं, जैसा कि हम कई वर्गों में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि वे क्या खाते हैं? उनकी किन चीजों तक पहुंच हो सकती है? क्या हम विश्व को उनकी आंखों से देख सकते हैं? ऐसा कौन सा फल है जिसे वे बिना खरीदे इकट्ठा करके खा सकते हैं? क्या उन्हें श्रीनगर से चकाई तक सेब खरीदने की जरूरत है ताकि उन्हें अधिक स्वस्थ आहार मिल सके? सिस्टम सोच जटिल परिस्थितियों को समझने और बदलने का एक तरीका है। जटिल परिस्थितियों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हमने धूम्रपान और मछली पकड़ने के उदाहरण का उपयोग किया था। हम विविध और जटिल स्थिति के साथ काम कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कठिन है। इसमें कई घटकों के साथ कई तरीके हैं, जिनमें कई इंटरैक्शन हैं, जिनमें से अधिकांश का पता लगाना हम स्वयं के लिए मुश्किल पाते हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है कि कैसे एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें बेहतर स्थिति सामने आ सके। यदि हम इन दो चित्रों को देखें, तो हमें एक ऐसा वातावरण प्रदान करने के बारे में सोचने की आवश्यकता है जिसमें युवा लड़के जो कुपोषित हैं, जंगल के किनारे के क्षेत्रों में छोटे बच्चे वास्तव में उनके लिए उपलब्ध वन भोजन तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है। क्या हम उनकी स्थिति में सुधार कर सकते हैं ताकि उनके पास उन फलों तक पहुंच हो जिनका वे आनंद लेते हैं और जो उन्हें अधिक कमाने के लिए मजबूर करने के बजाय, उनके माता-पिता को बाजार से भोजन खरीदने के बजाय या फल ना होने की स्थिति के बजाय सुलभ तरीके से प्राप्त हो? हम स्वीकार करते हैं कि ये ऐसी स्थिति नहीं है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम एक ऐसी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं जो परिवर्तन को विकसित करने में सक्षम बनाती है। तो एक सिस्टम दृष्टिकोण का महत्व क्या है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई तकनीकी समस्या नहीं है और उन्हें एकेकी समाधान की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वे एक जटिल स्थिति से बहुत अलग हैं। एक तकनीकी समस्या एक जटिल स्थिति से अलग होती है। ये एक जटिल स्थिति का उप घटक हो सकता है, लेकिन एक जटिल स्थिति बहुत बड़ी होती है। तकनीकी समस्याओं को पहचानना आसान है, लेकिन जटिलता में समस्याओं के कारणों और आयामों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। तकनीकी समस्याओं में अक्सर समस्याएं त्वरित और आसान समाधान के लिए उपयुक्त होती हैं, लेकिन जटिल परिस्थितियों में इसमें विश्वासों, मनोदृष्टि और दृष्टिकोणों या अभ्यासों में बदलाव शामिल होता है। समस्याओं को अक्सर तकनीकी समस्याओं के विशेषज्ञ द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन जटिल परिस्थितियों में सभी हितधारकों को एक साथ बैठने और संभावित कारणों के निदान के साथ-साथ समाधान संचालित दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। तकनीकी समस्याएं अक्सर सीमित मामलों में ही लागू होती हैं।
हालांकि एक जटिल स्थिति में समाधान के लिए कई स्थानों पर और संगठनात्मक और सिस्टम सीमाओं के पार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। लोग अक्सर तकनीकी समाधानों के प्रति ग्रहणशील होते हैं क्योंकि उन्हें स्वीकार करना आसान होता है। लोग अक्सर अनुकूल चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रतिरोधी होते हैं, जो उन परिवर्तनों को स्वीकार कर रहे हैं जिन्हें उन्हें अपने ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यासों में लाने की आवश्यकता है। तकनीकी समस्याओं का समाधान सामान्य सर्वोत्तम अभ्यासों से निकाला जा सकता है और इसे जल्दी से लागू किया जा सकता है, लेकिन जटिल परिस्थितियों के संदर्भ में वे संदर्भ विशिष्ट हैं और सामान्य सर्वोत्तम अभ्यासों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रयोग और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जिसमें शामिल लोगों में से प्रभावित लोगों के समय और सहभागिता की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रिय शिक्षार्थियों, जटिलता में हमें एक प्रणाली दृष्टिकोण रखना होगा। ये एक विविध स्थिति है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमें ये सोचने की जरूरत है कि एक ऐसा वातावरण कैसे प्रदान किया जाए जहां एक बेहतर स्थिति उभर सकती है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम केवल एक प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं और प्रिय शिक्षार्थियों, वो प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। आइए ओडिशा में कृषि उत्पादन क्लस्टर और पोषण संवेदनशील कृषि का उदाहरण लें। ओडिशा सरकार, प्रदान और किसान उत्पादक संगठन 1 लाख छोटे और सीमांत किसानों के बीच एक साथ आए हैं। 40 ब्लॉकों में 30 कृषि उत्पादन समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। आप जानते हैं कि किसानों और उद्यमियों का ये नेटवर्क काफी बड़ा सिस्टम है। इस प्रणाली में बाजार संबंध हैं, फसल से संबंधित अभ्यास हैं, पोषण संवेदनशीलता की पसंद, कृषि पारिस्थितिक अनुकूलता, पशुधन पालन, लघुधारक उपयुक्तता, सिंचाई के लिए आजीविका संपत्ति बनाने की आवश्यकता से संबंधित अभ्यास हैं। अपने अपने खेतों में काम करती दिखाई दे रही महिलाएं, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो यहाँ की ये तस्वीर बहुत ही भ्रामक है। ये एक बड़े फलक का छोटा सा हिस्सा है। तो फिर हम इसे सिस्टम के नजरिए से कैसे देखें? सिस्टम की दृष्टि से आइए स्लाइड में दाईं ओर एक साथ बैठे सभी कर्ताओं पर नजर डालें। इसमें कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं हैं, पोषण सलाहकार हैं और आइए संदेश प्रेषण और सीखने का उदाहरण लेते हैं। पोषण स्वयंसेवक भावनात्मक रूप से संबंधित कहानियों को बनाने के लिए कम से कम एकेकी दृष्टिकोण में सफल हैं। वे ये देखने के अवसर पैदा करते हैं कि स्वास्थ्य खराब क्यों है। यदि हम पोषण स्वयंसेवकों को देखें तो उनके पास कहानियां कहने और सीखने का मार्गदर्शन करने में असमान कौशल है। इस आयोजित शोध परियोजना के कुछ संदेश जैसे अल्पायु विवाह और आहार विविधता लोगों के मस्तिष्क में बस गए। भले ही स्वयंसेवक समान रूप से कुशल नहीं थे, पर क्योंकि कहानियां सरल थीं, उन्हें अन्य मॉड्यूल के माध्यम से दोहराया गया था। इसमें उच्च स्तर की जवाबदेही थी तथा कार्रवाई की क्षमता और कथित अदायगी भी बहुत अधिक थी। तब लोगों ने सोचा कि इससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा। महिलाओं के लिए शिशु और बच्चे के आहार और मातृ स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए संरचित स्थान भी थे, लेकिन बहुत कम स्थान थे जहां वे अपने बारे में बात कर सकती थीं। इसलिए जब महिलाओं ने पाया कि विश्व की उनके अपने जीवन में रुचि है, तो उन्होंने अपने अभ्यासों को बदलना शुरू कर दिया। इसलिए ये साधारण चीजों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि जो हम कहते हैं उसका संदेश प्रेषण करना, जो विभिन्न मुद्दों के प्रति बहुत संवेदनशील होने के 1 या 2 तरीके हैं। हालांकि ये संदेश प्रेषण सिस्टम के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और इसे हमें पहचानने की जरूरत है। इसलिए अभ्यास परिवर्तन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये परिवर्तन एजेंटों के लिए है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के कर्ताओं के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो बदलना चाहते हैं। मुख्य बिंदु जिसे मैं यहाँ उजागर करना चाहती हूँ, वो अभ्यास परिवर्तन है जो अभ्यास में, व्यवहार में, पोषण संवेदनशील कृषि संदर्भ में, कृषि अभ्यास और उत्पादन क्लस्टर संदर्भ में, सामान्य संदर्भ में वास्तविक परिवर्तन है। अभ्यास परिवर्तन केवल उन लोगों के अभ्यास के बारे में बात नहीं करता है जिन्हें हम अपने लक्षित कार्यक्रम के लाभार्थी मानते हैं। मैं चाहूंगी कि आप ये ध्यान रखें कि अभ्यास परिवर्तन एक अधिक सामान्य शब्द है। अभ्यास परिवर्तन विभिन्न परिवर्तन एजेंटों पर लागू होता है।
ये सभी पारिस्थितिक तंत्र कर्ताओं, बाजार एजेंटों, सभी सिस्टम कर्ताओं, सरकार पर, पोषण सलाहकारों पर भी लागू होता है। ये उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्हें ये बाहरी एजेंट बदलना चाहते हैं। इस अर्थ में हमें ये याद रखना होगा कि यदि व्यवस्था में केवल एक कर्ता बदल रहा है, तो अभ्यास परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। सभी कर्ताओं, उन सभी लोगों के लिए जो इस प्रणाली से यथासंभव प्रभावित होते हैं, उनके पास अभ्यास परिवर्तन के दृष्टिकोण, लक्ष्य और उद्देश्य होंगे। जैसा कि हमने यहाँ चर्चा की है, इस तरह के अभ्यास परिवर्तन के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। व्यापक दृष्टिकोण पर हमने चर्चा की है कि इसमें प्रोत्साहन और कानून लागू करना शामिल है, जो हमेशा सफल नहीं होता है, लेकिन फिर भी सफलता मिलती है। संक्षेप में, एक बहुत स्पष्ट उदाहरण धूम्रपान पर सरकारी कानून का है। दूसरा कृषि उत्पाद उत्पादन समूहों के संदर्भ में है, जहां सरकार द्वारा किसानों को बदलने के लिए बाजार प्रोत्साहन दिया जाता है। अगला है आश्वस्त करना। हमने देखा है और आप इस तस्वीर में और पोषण सलाहकारों के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि वे विकल्प प्रदर्शित करने के लिए शैक्षिक प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। प्रोत्साहन मौद्रिक हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और दंड हो सकते हैं। ये मान्यता के संदर्भ में हो सकते हैं, जैसे महिलाओं को अपने बारे में बात करने के लिए विशिष्ट स्थान प्राप्त होना। इसलिए शिक्षा और प्रोत्साहन आपको लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए आश्वस्त करने में मदद कर सकते हैं। चौथा है एक सहयोगी गतिविधि के रूप में एक विकल्प बनाने में सक्षम बनाना। मैं आपको जो तस्वीरें और चित्र दिखा रही हूँ, आप उनमें देख रहे हैं कि हमेशा लोगों के समूह होते हैं, जहाँ ये सभी कर्ता एक साथ आते हैं, जैसा कि आपने पिछली तस्वीर में देखा। हम देख सकते हैं कि एक नया कृषि उत्पादन क्लस्टर है। एक नया स्थान बनाया गया है, जहाँ विभिन्न प्रकार के बाजारकर्ता, सरकारी कर्ता, एनजीओ कर्ता, उद्यमी, किसान एक साथ एक सहयोगी गतिविधि में आते हैं, जो पहले कभी नहीं था। ये परिवर्तन के लिए नए दृष्टिकोण, उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ एक नया सक्षम वातावरण का निर्माण करता है। और अंत में इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है सीखना। जब प्रत्येक व्यक्ति विकल्पों पर विचार करता है और उनका विश्लेषण करता है और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन के बारे में सोचता है। व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है जो अधिक सतत होता है, तो अभ्यास के सिद्धांत बदल जाते हैं। इसके 6 सिद्धांत हैं और मैं संक्षेप में आपको उनके बारे में बताऊंगी। अभ्यास परिवर्तन का संबंध किसी समस्या को संक्षेप में हल करने या किसी व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के बजाय स्थिति में सुधार करने से है। ये एक सारांश है और एक स्थिति एक समस्या से व्यापक है और एक स्थिति में सुधार किया जा सकता है और सुधार क्या होता है इसके बारे में कई दृष्टिकोण हैं और व्यक्तिगत कर्ता की ही तरह स्थिति भी बदल सकती है। दूसरा ये है कि अभ्यास परिवर्तन को कई तरीकों से समझा जा सकता है और विभिन्न संदर्भों में इसका प्रयास किया जा सकता है। संदर्भ और समझ विविध हैं और इसमें जीवन में सुधार शामिल हो सकता है। ये आजीविका में, स्वास्थ्य में, नई तकनीकों को अपनाने में सुधार कर सकता है। इसमें भले ही कुछ भी शामिल हो सकता है, लेकिन व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए इसे देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब तीसरा है विविध दृष्टिकोण और जैसा कि हमने चर्चा की है, प्रत्येक दृष्टिकोण मूल्य लाता है। कोई भी आदर्श या पूर्ण नहीं है और हमें और अधिक देखने की जरूरत है। चौथा ये है कि सीखना अभिन्न है। ये सिस्टम सोच का अभिन्न अंग है और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास एक ही अनुभव हो सकता है, लेकिन उस अनुभव से अलग चीजें सीख सकते हैं। यदि हम पांचवें पर नजर डालें तो स्पष्ट रूप से, और आप भी जानते हैं, विभिन्न और भिन्न दृष्टिकोणों के लिए परस्पर सम्मान और विश्वास आवश्यक है। यदि आप सम्मान नहीं देते हैं तो आप सम्मान अर्जित नहीं करते हैं। और अंत में आप सभी परिवर्तन एजेंट हैं, है ना? हम सब परिवर्तन एजेंट हैं। हो सकता है कि आप एक परिवर्तन संचारक बनना चाहते हो। इसके लिए आपको ये तय करने की जरूरत है कि आपके पास आवश्यक विशेषताएं हैं या नहीं। अनुसंधान से पता चला है कि परिवर्तन एजेंट के लिए 8 विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहती हूं कि आप इसे ध्यान से देखें और इस बारे में सोचें कि क्या आप स्वयं सक्रिय और रचनात्मक हैं? क्या आप अपने और दूसरों के जीवन पर्यंत सीखने के लिए सिस्टम सोच दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं?
एक अंतिम अभ्यास प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि आप अपनी भूमिका पर विचार करते हैं, व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए एक प्रणाली दृष्टिकोण के लिए आपको अभ्यास परिवर्तन के लिए संचार प्रक्रिया को डिजाइन करने की आवश्यकता होगी। उस स्थिति के बारे में सोचें जिसे आप सुधारना चाहते हैं या जिस व्यवहार को आप बदलना चाहते हैं। 3 प्रश्न। वे कौन सी तकनीकी और जटिल परिस्थितियां हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है? कौन से अभ्यासों को परिवर्तन की जरूरत है? किस दिशा में और इसका निर्णय कौन लेता है? क्या आप अपने अभ्यासों को परिवर्तन की आवश्यकता के अंतर्गत शामिल करेंगे? आपको कौन से अभ्यासों में परिवर्तन की आवश्यकता है? यहाँ कुछ संदर्भ दिए गए हैं। आप इन्हें अध्याय में देख सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं। कृपया इनका उपयोग करें। और अंत में, ये हमारा समर्थन करने वाले हमारे भागीदारों की सूची है। बहुत बहुत धन्यवाद।